तो कैसे हैं आप सब। हेलो गाइस, और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक एंटी कोवलेंट के बारे में होगा। देखिए, कोवलेंट के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, कोवलेंट किस चीज़ में हेल्प करता है ये भी देख लिया था। क्लॉट बनाने में हेल्प करता है, आपके ब्लड को एक्सेसिव अमाउंट में ना निकलने देगा और आपका ब्लड भी बच जाएगा, आप भी बच जाओगे सर। तो एंटी कोवलेंट क्या करता है देख लेते हैं। एंटी कोवलेंट का काम क्या होता है, इसको पहले जानने से पहले आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोवलेंट का उल्टा है ना। कोवलेंट क्या करता था, क्लॉट करता था। एंटी कोवलेंट क्या करता था, वही क्लॉट को बचाएगा, यानी क्लॉट को बनने ही नहीं देने वाला है। तो क्लॉट को बचाने वाला ही नहीं संभाल कर रखेगा, बनने ही नहीं देगा उसको। तो एंटी कोवलेंट की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, आपको पता है कि हमारे जैसे कई ऑपरेशंस होते हैं जो डॉक्टर करते हैं, तो कोवलेंट से ज़्यादा एंटी कोवलेंट जरूरी होता है, क्योंकि ऑपरेशन के थ्रू वो नहीं चाहते हैं कि जो क्लॉट है वो बने ना, ब्लड का फ्लो हो, ठीक, क्लॉट ना बने, इसलिए एंटी कोवलेंट दिया जाता है। और भी कई चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर देखिए क्लॉट बन गया तो ब्रेन हैमरेज तक का केस आ सकता है, या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, हार्ट अटैक का भी केस आ सकता है ना। सो एंटी कोवलेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तो एंटी कोवलेंट के बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें देखिए सिंपल से क्या होता है, जो हमारी जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं, या वेन्स जा रही हैं, कोरोनरीज आर्टरीज वगैरह जो भी जा रही हैं, उनमें थ्रोम्बस थ्रोम्बियाई का या फिर इम्बोलस का फॉर्मेशन हो जाता है, जो ब्लॉकेज की तरह काम करता है और ब्लड के फ्लो में दिक्कत देता है। तो एक तरीके का क्लॉट है वो, ठीक है। अब उस क्लॉट को डिजोल्व करना है या क्लॉट को ख़त्म करना है, तो हम एंटी कोवलेंट की दवा देते हैं, यानी प्रोसेस को ही रोक देते हैं, क्लॉट के प्रोसेस को ही हम यहाँ रोक रहे हैं। जो क्लॉट की डिजॉल्विंग है वो फाइब्रोलिसिस करता है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। एंटी कोवलेंट की बात करते हैं अभी मोटा मोटा। तो एंटी कोवलेंट की कुछ एजेंट्स हैं जो ये काम करते हैं, इनकी मदद करते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे देख लेते हैं क्या क्या हैं। इंजेक्टेबल है, ओरल है, और ओरल में कोमैरिन है, इंडियन डाइगोन है, ठीक है। इंजेक्टेबल में हेपेरिन है, एनकॉर्ड है और लिप्रोडीन है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या मार्क करना है कि हेपेरिन वीवो और विट्रो में काम आता है। इसमें विट्रो एंटी कोवलेंट क्या है, मैंने इसको भी बता दिया है, जैसे मैंने कहा था हर बारी बारी चीज बताना है। सिट्रेट्स, ऑक्जेलेस, ईडीटीए एंड फ्लोराइड्स, ठीक है। और कुमेरिन डेरिवेटिव में डाइकोमारोल, वेरफेरिन सोडियम, एसिनोकोमारिन, एथिल बिस्कोमोस एसीटेट और फेनप्रोकोमारोन और साइक्लोकोमारोन। इसमें से वेरफेरिन सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और ओरल में इंडियन डायोन की बात करें, इसमें फेनिडायोन होता है, ठीक है। 1,3-फेनिडायोन भी आता है, ऐसे करके और भी डर जाता है, जो इंपॉर्टेंट मैंने वहाँ लिख दिया है, ठीक है, जिससे पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इस क्लासिफिकेशन खत्म हो गई, एजेंट्स खत्म हो गया, अब एजेंट्स के बारे में पढ़ना होता है। आपको पता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडीआर एंड यूज, ठीक है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर है इंपॉर्टेंट तो वो भी मैं बताऊंगा। तो हेपेरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरफेरिन बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी कोवलेंट के पर्पज से। पर हम देखते हैं विट्रो एंटी कोवलेंट में होता क्या है। इसमें बस एक लाइन आपको जाननी है, आपको मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आपको फिर से रिमाइंड करता हूँ, तो फिर आप भी यहाँ पे थोड़ा जोड़ डालो ना। तो आपको पता है कि क्लॉट बनाने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो किसी तरह से इंजर्ड होती हैं, और फिर उसके बाद केमिकल रिलीज करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन को, जो लीवर में सिंथेसाइज होता है या और जगह से बनता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर कैल्शियम से रिएक्ट करके प्रोथ्रोम्बिन, देन थ्रोम्बिन एंड देन आपका फाइब्रिनोजन एंड फैब्रिन एंड देन क्लॉट, ठीक है। यही प्रोसेस होता है। और अगर डिटेल जाना चाहते हो तो मेरे वीडियो पे जाना, हेमोस्टेसिस, वहाँ पे मैंने आपको और डिटेल से बताया है कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है एक्चुअली में। एक्सटेंसिव इंटेंसिव पाथवे से बहुत अच्छी तरह से बताया है, कौन कौन से फैक्टर और कौन कौन सी नीड होती है। तो अगर वहाँ पे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कैल्शियम की नीड जरूर है, और वही कैल्शियम को रिमूव करता है हमारा विट्रो एंटी कोवलेंट। क्या करता है कि जैसे ही कैल्शियम को ये रिमूव कर देगा, तो ये जो प्रोसेस है ना, जहाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन में बदल रहा है, वो बदलेगा ही नहीं, वो बनेगा ही नहीं। और जब बनेगा ही नहीं तो क्लॉट होगा, बताओ, नहीं हुआ ना। तो बस विट्रो एंटी कोवलेंट यही करता है, और इससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे नहीं देखना है। एंटी कोवलेंट में हमें हेपेरिन का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। हेपेरिन क्या होता है। हेपेरिन देखिए यार, हमारे एक कीड़ा होता है ना जो हमारे शरीर में बहुत ही बदतमीज होता है, मतलब काटता है, चिपक जाता है और खून चूसता है। तो जब वो आपको खून चूसता है ना, तो आपको कुछ देता भी है। और वो क्या देता है, ध्यान समझना, वो देता है हेपेरिन। उसके सलाइवा में हेपेरिन करके एक केमिकल होता है जो आपके बॉडी में वो इंट्रोड्यूस करता है जब आपसे वो खून लेता है। तो कुछ देता है तो कुछ लेता भी है, और बहुत अच्छी बात है, उसका देना बहुत सही चीज़ है। हेपेरिन हमारे बॉडी में बहुत सही चीज़ होती है। हेपेरिन इस तरह समझ लो कि ये ब्लड थिनर कंपोनेंट है, ये हमारे खून को पतला करता है ताकि क्लॉट की फॉर्मेशन ना हो पाए। हेपेरिन को इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन से ही डिसाइड हो रहा है।
हेपेरिन हमारे बॉडी में बेसोफिल्स और मास्ट सेल में पाई जाती है, ठीक है। अब इसकी मैग्नीशियम एक्शन देख लेते हैं। मैग्नीशियम एक्शन की बात करें तो लीवर में एंटी थ्रोम्बिन होता है, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड का फैक्टर होता है जिसको यही एक्टिवेट करता है। और एंटी थ्रोम्बिन थर्ड क्या करता है, हेपेरिन एक तरीके से यहाँ से कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है दोस्त, ठीक है। तो जैसे एंटी थ्रोम्बिन इंटरेक्ट करता है थ्रोम्बिन से, ठीक है, क्या करता है कि हेपेरिन कई फैक्टर से बाइंड करने लगता है, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हेपेरिन थ्रोम्बिन क्या करते हैं, एंटी थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ध्यान समझना, मैंने लिखा है हेपेरिन और एंटी थ्रोम्बिन एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जो इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स है, और ये कई फैक्टर्स को ब्लॉक करते हैं। दिस फैक्टर इज सो इम्पोर्टेंट, सो मार्क ऑन कि कौन कौन से फैक्टर हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, XA या 10A भी कह सकते हो, ठीक है। 10A से याद रखो, 12A, 9A, 11A, 12A, ठीक है, और क्या है ये 13A, ठीक है। इन सभी फैक्टर्स को क्या करते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं। अब अगर कोगुलेशन फैक्टर इनएक्टिवेट हो गए तो कोगुलेशन ही नहीं होगा ना। सो ये आपके हेपेरिन करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम एक्शन है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया हूँ। और एडीआर की बात करूँ तो इसके सबसे अच्छी मतलब जो सबसे मेजर एडीआर है वो एलोपेसिया है, यानी वो हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है। तो हेपेरिन खत्म हो गया, इसका एडीआर खत्म हो गया। अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट कुछ और पॉइंट्स भी। सो हेपेरिन के मैग्नीशियम ऑफ एक्शन हो चुका था, ठीक है। अब हेपेरिन की कुछ बातें भी बता दिया था, तो सो इंपॉर्टेंट कुछ और पॉइंट्स हैं। जैसे हेपेरिन का अगर केमिकल नेचर बात किया जाए तो सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड ऑफ डी ग्लूकोसामीन और डी ग्लूकोनिक एसिड होता है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको भी देख लीजिएगा। फार्मोकाइनेटिक की बात करते हैं तो इसका हाफ लाइफ है 2 घंटे का, तो इसका हाफ लाइफ 2 घंटे का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की अब बात करने वाला हूँ, ये ब्लड प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी कि कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक है। और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं कर सकता, तो ना ही सीनस को डिप्रेस करने में दिक्कत रहेगा, ना ही सीनस को कोलैप्स करेगा, ना ही हमारे प्लेसेंटा में दिक्कत देगा। अब अगर इसकी देखिए, अगर ये टॉक्सिक हो गया, हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी दिखा रहा है, तो इसका एंटागोनिस्ट देना जरूरी है। जो रिसेप्टर से क्या करेगा, आपको एंटागोनिस्ट का टर्म मालूम है, क्या करता है, उसको निकाल देगा ताकि उसका एक्शन कम हो जाए। एंटागोनिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, प्रोटामीन सल्फेट, बस इतना याद कर लो, आपका हेपेरिन का सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। प्रोटामीन सल्फेट इज द एंटागोनिस्ट ऑफ हेपेरिन, आई रिपीटेड, प्रोटामीन एंड सल्फेट, ठीक है। सो अब हेपेरिन खत्म हो गया, बाकी एल्कोहल डिक्लोटिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब कुमारिन में देखते हैं वेरफेरिन सोडियम को, ठीक है, मिलते हैं आपको वेरफेरिन सोडियम के पास से। सो दोस्त, जैसा कि बात हुई थी वेरफेरिन सोडियम की, वेरफेरिन सोडियम कुमारिन डेरिवेटिव है। पहली लाइन तो इसकी इंट्रोडक्शन की पार्ट यही है, जो इसकी कैटेगरी से ही डिराइव होती है या कैटेगरी ही डिफाइन करती है। वेरफेरिन सोडियम का मैकेनिज्म एक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम ओरल फॉर्म में देते हैं। आपको अगर एक्शन की बात करनी है तो आपको पता है कि कौन एक्शन ज़्यादा करेगा, इंजेक्टेबल वाला कि ओरल वाला, तो आंसर पता है आपको, हेपेरिन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। सो ठीक है, लेकिन वेरफेरिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, बेसिकली मैकेनिज्म देखिए इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सबको बताता हूँ। देखिए मोटा मोटा अगर वेरफेरिन का आपको मैकेनिज्म समझना है तो बस इतना समझो कि विटामिन के की सिंथेसिस को रोक देता है। अब अगर विटामिन के सिंथेसिस रुक जाए, हमें पता है कि विटामिन के इज एसेंशियल फॉर व्हाट, एसेंशियल फॉर द क्या सिंथेसिस ऑफ एनी कोगुलेशन फैक्टर, लाइक आपको पता है, आंसर आप खुद बताओ, 2, 7 और 9 10 10। तो ये क्या करता है, विटामिन के को रोक देता है या उसकी सिंथेसिस को खत्म कर देता है, जिससे 2, 7, 9 और 10 बंद हो जाते हैं। और इसके बाद अगर इसकी डीप नॉलेज की बात करें तो होता क्या है कि विटामिन के एक एक्टिव फॉर्म में होता है, यानी विटामिन के का एक्टिव फॉर्म कहलाता है हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। हाइड्रोक्विनोन का ये ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस करके इसको एपॉक्साइड में बदल देता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेगा और इसको बदल देगा एपॉक्साइड में, जो एक इनएक्टिव फॉर्म है। अब आप कहोगे यार इपॉक्साइड में बदल गया तो क्या ठीक नहीं होगा, मामला ठीक हो जाता है, अपने आप फिर से ठीक हो जाता है, लेकिन बस आपको यहाँ पे NADH की इंपॉर्टेंट होती है। NADH के वजह से ही ये एपॉक्साइड रीजनरेट होकर फिर से एक्टिव हाइड्रोक्विनोन में बदल जाता है, ठीक है। तो ये तो डीप नॉलेज की बात है, लेकिन अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा
तो हाइड्रोक्विनोन को आपको याद रखना है, एंड आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ दैट एपोक्साइड आर फॉर्म, ठीक है। सो सिंथेसिस जैसे कि मैंने बताया कि 2, 7, 9, 10 है, तो ये एंटी कोवलेंट काम करता है 1 से लेकर 3 दिन के बीच में, और ये तब काम करता है जब इनकी सिंथेसिस रिड्यूस हो चुकी हो 40 से 50%, यानी इनकी एफिकेसी जो सिंथेसिस की है वो 40 से 50% घट चुकी हो, तब एंटी कोवलेंट 1 से 3 दिन के बीच में अपना काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब इसके एडीआर की बात करें तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एडीआर है, मैं बारी में समझाता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये इसको प्रेगनेंसी में नहीं देना है, ठीक है, प्रेगनेंसी में नहीं देना है। इस प्रेगनेंसी में देखो ट्राइमेस्टर में बांट देते हैं इसको। जैसे फर्स्ट में आपको क्या होता है कि फर्स्ट में अगर आप देते हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप इस एंटी कोवलेंट को देते हो तो होगा क्या कि जो फेशियल एब्नॉर्मलिटीज आ सकती हैं बच्चे में, या फिर बोन की स्टिबलिंग हो सकती है, ठीक है। और वही अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में दोगे तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये हो सकता है कि जो आपका इन्फेंट्स है या न्यूनोटल है वो क्या होगा, उसमें केस हो जाएगा हाइपर प्रोथ्रोम्बिनेमिया, ठीक है, यानी थ्रोम्बिन उसमें होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, यानी कमी हो जाएगी, लेस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये होता है, और प्रेगनेंसी में इसको नहीं दिया जाता, ठीक है। और भी अगर है तो सिर्फ इतना कि प्रियामिज्म याद कर लो, प्रियामिज्म बस, एडीआर सर इतना ही है, ठीक है। एक है, मैं फिर से बताता हूँ, प्रेगनेंसी में ले देना है, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दोगे तो आप फेशियल एब्नॉर्मलिटीज और बोन स्टिबलिंग होगी। सेकंड में अगर आप दोगे तो सेकंड और थर्ड में दोगे तो न्यूनोटल में हाइपोप्रोथ्रेनेमिया में हो जाएगा। तो ये है न्यूनोटल हाइपोप्रोथ्रेनेमिया, और ये है एंटी कोवलेंट का वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। आपको इसमें फैक्टर याद रखना है, और ये बस आपको इतना, ठीक है। तो अगले ड्रग के बारे में देखते हैं। सो बचे हुए कुछ टॉपिक और हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं आपके सामने। तो सबसे पहले हमने देखी वेरफेरिन की बातें कर ली, और वेरफेरिन में एक पॉइंट छूट गया जो मैं डाइकोमोरॉल के साथ बताऊंगा। जो वो डाइकोमोरॉल का भी सिंथेसिस वही है, एकदम वही सिमिलर है। ये भी लीवर से जो सिंथेसिस हमारे फैक्टर्स होते हैं जैसे 7, 9, 10 इनको, और प्रोथ्रोम्बिन है जिसको आप 2 भी कह सकते हो, उनके फैक्टर्स को ये मार देता है, सिंथेसिस इनके रोक देता है। सो अब इसका अगर टॉक्सिसिटी रिलीज हो जाएगा तो आपको एंटागोनिस्ट देना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया था हेपेरिन का एंटागोनिस्ट प्रोटामीन सल्फेट था, उसी तरह से डाइकोमोरॉल का जो एंटागोनिस्ट है वो है विटामिन के, और वेरफेरिन का भी सेम विटामिन के, ठीक है। अब इसके एडीआर की बात करूँ तो मैंने आपको एडीआर बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। और और एलोपेसिया, आप एक एडीआर याद रख लेना हमेशा, ठीक है। एलोपेसिया यानी बाल झड़ना, और आपको प्रेगनेंसी वाला तो मैंने बता ही दिया। अब कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, जैसे उसको समझने से पहले हम इंडियन डायन डेरिवेटिव का फेनिन डायन देख लेते हैं। फेनिन डायन में कोई बहुत स्पेसिफिक मैकेनिज्म एक्शन नहीं है, बस आपका इसको एडीआर याद करना है। एडीआर होता है ऑर्गेनोसाइटोसिस और ऑरेंज यूरिन, ठीक है। आप एस्प्रिन का देख लेते हैं। एस्प्रिन में जो एस्प्रिन है वो क्या करता है, देखना, ध्यान समझना। वेरफेरिन के ही अंदर मैं कंट्राइंडिकेशन टाइप बता रहा हूँ। एस्प्रिन अगर दोगे तो वेरफेरिन को ये क्या करता है, डिस्प्लेस कर देगा, और वो अपने प्रोटीन की उस बाइंडिंग साइड पे बाइंड ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस कारण से ये हैजार्डस ब्लीडिंग दे सकता है, यानी काफ़ी ब्लीडिंग दे सकता है। ओरल कंट्रासेप्टिव